ओके, नमस्ते बच्चों। तो हम लोग लेक्चर को आगे ले चलते हैं और ये इस चैप्टर का राइट पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में समझा था राइट, और हमने जाना था कि दोनों ही डेब्ट में फ़र्क क्या है और ये जानना वो एक मिनट या अब होगा। तो हमने जाना था कि इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट क्या है। क्या समझा था हमने? डेब्ट मीन्स कर्ज था, लोन ले सकते हो, जो भी है कर्ज यानी जो पैसा रिटर्न करना होता है राइट। एक ऐसा पैसा जो देश के अंदर अपने ही लोगों से या सेंट्रल बैंक से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इससे लिया गया हो उसे कहेंगे इंटरनल डेब्ट। और जब गवर्नमेंट या सरकार या देश किसी बाहर अपने देश की बाउंड्री के बाहर से पैसा लेता है, उधार लेता है, कर्ज लेता है, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल डेब्ट राइट। तो ये हमने पढ़े थे। आगे यहाँ पे ट्राई दिस लिखा, ये भी देख लेते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हें कहा गया है कि भाई बताइए कि इंटरनल डेब्ट कौन सा है और एक्सटर्नल डेब्ट कौन सा है राइट। फर्स्ट वन, गवर्नमेंट सेलिंग बॉन्ड्स टू इट्स सिटीजन। अब देखो, गवर्नमेंट जैसे कंपनियां शेयर्स बेचती हैं, शेयर सेल करती हैं, वैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल करती है। तो गवर्नमेंट जब बॉन्ड सेल कर रही है तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? पैसे आएंगे ना। किसको बेच रही है? अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों को। सो ये कौन सा डेब्ट हो गया? ये हो गया इंटरनल। ठीक है, क्लियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग फंड्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। देश में वाटर सप्लाई का प्रोविजन सिस्टम बनाना होगा, पाइपें खरीदनी होंगी, खुदाई करनी होगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा वाटर सप्लाई के लिए राइट। उसके लिए वर्ल्ड बैंक से हजारों लाखों करोड़ रुपए लिए गए। वर्ल्ड बैंक कौन सा बैंक होता है? ये इंडिया का बैंक है? नहीं, ये विश्व बैंक है। कौन सा बैंक है? विश्व बैंक। तो जब विश्व बैंक है तो ये बाहर, देश के बाहर से पैसा मंगा रहे हैं हम। जब देश के बाहर से पैसा मंगाएंगे और कर्ज ले रहे हैं राइट कोई काम करने के लिए, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल डेब्ट राइट। थर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स लोन्स फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक्स फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया या इन कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की बात हो रही है, इन्होंने क्या किया? नेशनलाइज बैंक से, नेशनलाइज यानी अपने ही देश के नेशनलाइज बैंकों से क्या किया गया? पैसे लिए गए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड हो सकता है, ब्रिजेस हो सकते हैं, रेलवे पटरियां हो सकती हैं राइट, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो देश के अंदर ही लिया गया है नेशनल बैंकों से, इसलिए इंटरनल हो गया राइट। लास्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर मुंबई मेट्रो ट्रेन। मुंबई मेट्रो ट्रेन, मुंबई में देखो मेट्रो ट्रेन बन रही है राइट। ऑलमोस्ट कुछ 8-9 लाइनें बन रही है हर जगह, थाने मुंबई पूरा मिलाकर। सो इसके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए गए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। फिर से वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, विश्व बैंक यानी देश के बाहर से पैसा आया, तो एक्सटर्नल डेब्ट हो गया। ठीक है, आई होप इंटरनल और एक्सटर्नल तो समझ ही गए हो। चलो आगे चलते हैं। फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को हम कह सकते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसी जो पैसे से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पैसे से। क्या है? फिजिकल पॉलिसी is the means by which a government adjusts its spending levels and tax rate to monitor and influence the national economy। कह रहे ये एक ऐसी नीति होती है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नीति, नियम। ऐसी नीति या नियम है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? प्लानिंग करती है। क्या करती है? आप कह सकते हो प्लानिंग करती है या रास्ता बनाती है, रास्ता सोचती है कि कैसे एडजस्ट किया जाए अपने खर्चे को। खर्चा मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, रोडें बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, स्कूल खोलने हैं, हॉस्पिटल खोलने हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है राइट, ये सब खर्चे में आएगा। एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर। टैक्स रेट मतलब जो कलेक्शन भी करना है, इतना सब खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे टैक्सेस से। तो टैक्स रेट भी एडजस्ट करती है किस सामान पे कितना टैक्स लगेगा, एक्सपोर्ट
या इंपोर्ट पे कितना टैक्स लगेगा, राइट। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे कितना टैक्स लगेगा, दूध दही गेहूँ चावल और भी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उन पे कितना टैक्स लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे कितना टैक्स लगेगा, वो सब गवर्नमेंट क्या करती है, डिसाइड करती है। यानी इनकम डिसाइड करती है और खर्चा डिसाइड करती है। तो ये जो इनकम और खर्चा है इसके लिए नियम बनाए जाते हैं। जैसे हम टैक्स पे करते हैं तो टैक्स फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है कि भाई सरकार ने तय रखा है कि 5 लाख तक आपकी इनकम है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये नीति है, तो नीति गवर्नमेंट बनाती है कि 5 लाख पे टैक्स लें कि 10 लाख पे टैक्स लें, राइट। चलो, तो इन नीतियों के मिलजुल को उस सिस्टम को ही फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, ठीक ना। यानी कि पैसे कैसे आएंगे सरकार को और पैसे कैसे खर्च होंगे, इसके लिए सरकार नियम बनाती है और वो नियम ही है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब सीधी सी बात है, मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पैसे को हैंडल करना या हैंडल करने का तरीका, हैंडल करने के तरीके में आने वाले लोग, उनका एडजस्टमेंट। जैसे अगर किसी बिजनेस की बात करें और वहाँ कहें एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एक बिजनेस है जो लैपटॉप बनाता है, राइट, मैन्युफैक्चर करता है, कोई लैपटॉप की कंपनी है, तो उसका एक ऑफिस भी तो होगा जहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉय होंगे। तो जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो जो माहौल होता है, एंट्री करना, देखना, समझना, कितना गया कितना आया, कहाँ रॉ मटेरियल कितना खर्चा हो रहा है, अकाउंट मेंटेन करना, एक्सपेंस मेंटेन करना, जो ये सब काम करते हैं ऑफिस वाले। लैपटॉप तो बन रहे कारखाने में, वो नहीं, वो तो है ये साथ में ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है व्यवस्था कैसी है किसी भी जगह की, राइट। तो फाइनेंशियल व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, क्या है, a smooth and efficient implementation of revenue expenditure and debt policy। कह क्या रहे हैं कि बहुत ही मक्खन की तरह, यानी कि आराम से और तेजी से रेवेन्यू यानी इनकम, खर्चे और डेट पॉलिसी, कर्ज की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। यानी जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, नीति बनाई जा रही है, पैसे लाने के, पैसे पे करने के, टैक्सेस के, मैन्युफैक्चरिंग के और भी बहुत सारी चीज़ों के, लाइसेंस के, ठीक ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन, यानी सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या रखा जाता है, लोग रखे जाते हैं उस काम को करने के लिए, एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, सरकारी नौकर रखे जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं रेवेन्यू व्यवस्था कैसे चल रही है, खर्चे की व्यवस्था, एक्सपेंडिचर व्यवस्था कैसे चल रही है और डेट पॉलिसी कैसे चल रही है। सो इट रिफर टू एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो सीधी सीधी बात लिखिए कि भाई फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ध्यान दिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। कहने का मतलब बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। बजट बनाया जाता है कि कैसे पैसे आएंगे और कैसे खर्चा किया जाएगा, और फिर उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। इम्प्लीमेंट करना मतलब कि जो प्लानिंग की है वैसा ही होना चाहिए। जैसे आप एग्ज़ाम आता है, राइट, आपका, तो एग्ज़ाम आते हैं, नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम होता है या एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, एक्चुअली स्टूडेंट भी 2-3 तरह के होते हैं ना, एक तो जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं और एक जो 1 महीने पहले से पढ़ते हैं। पहले हम अच्छे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अच्छा मीन्स जो प्रॉपर पढ़ाई करते हैं। तो जो 1 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करता है वो प्रॉपर स्टडी है, क्योंकि एक दिन एग्जाम के पहले पढ़ोगे तो क्या ही पढ़ लोगे, राइट। तो 1 महीने पहले अगर आप प्लान करते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आप 5-5 दिन हर सब्जेक्ट को दे दोगे, 4-4 दिन हर सब्जेक्ट को दे दोगे। इसको बोलते हैं प्लानिंग। यानी आपने डिसाइड किया कि मैं हर सब्जेक्ट को, 6 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को क्या करूँगा, 4-4 या 5-5 दिन पढ़कर कवर कर दूंगा, राइट। इसको बोलते हैं प्लानिंग। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, आप किसी सब्जेक्ट को 2 दिन पढ़े हो, किसी सब्जेक्ट को 4 दिन पढ़े हो, तो उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना। यानी जो हमने सोचा है वो कर रहे हैं, क्या सोचा इन द सेंस जो प्लानिंग की है, आपने टाइम टेबल बनाया लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम टेबल बनाया अगर उसी तरह से फॉलो हो रहा है तो उसे कहेंगे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो उसी तरह सरकार भी क्या करती है, बजट बनाती है, रेवेन्यू का बजट बनाती है, एक्सपेंस का बजट बनाती है, रेवेन्यू में ही डेप्ट भी आ जाता है, डेप्ट का बजट बनाती है,
कैपिटल बजट बनाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। पैसे कैसे आएंगे, सिंपल भाषा में, पैसे सरकार को कैसे आएंगे, टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस से, राइट। तो सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करेगी, हॉस्पिटल पे कितना करेगी, एजुकेशन पे कितना करेगी, एनर्जी पे कितना करेगी, डिफेंस पे कितना करेगी, पुलिस पे कितना करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना करेगी, उस सब का बजट बनता है। और किस राज्य में कितना खर्चा करेगी इसका भी बजट बनता है, राइट। तो ये जो बजट, जो भी एक्टिविटी ये सारी हो रही है, प्लानिंग करने से लेके और उसको लागू करने से लेके, लागू भी, बजट पास हो गया तो जो प्लानिंग की गई उसी हिसाब से पूरे साल भर क्या होता है, पैसे आते हैं यानी लिए जाते हैं, और उसी तरह से पैसे खर्च भी किए जाते हैं जो प्लानिंग की है उसी तरह। मान लेते हैं प्लानिंग की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है कि भाई मुंबई में 8 मेट्रो लाइनें बनाएंगे इस साल, तो इसको लागू किया जाएगा, यानी इस साल एटलीस्ट काम शुरू कर दिया जाएगा 8 मेट्रो लाइनों का, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बता दिया और पॉइंट का भी। चलो गवर्नमेंट बजट, अब बजट के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर बजट आ गया। क्या है बजट? बजट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, एक दस्तावेज होता है, एक फाइल होती है, कागज होता है आप कह सकते हो, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड। तो बजट एक तरह का एक पैकेज होता है कह सकते हो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा फाइल होता है जिसमें पूरे साल के एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा होता है कि देश में पैसों का लेन देन सरकार किस तरह से करेगी, सरकार के नियम क्या हैं होंगे, टैक्स रेट्स क्या होंगे, किस पे कितना टैक्स होगा, किस में कितना नहीं होगा, किस पे छूट होगी, किस पे नहीं होगी, किस राज्य से कितना पैसा आएगा, किस राज्य को सरकार कितना पैसा देगी, कहाँ पे मेट्रो लाइनें बनेगी, कहाँ पे रेलवे बनेगा, राइट। ये सारी प्लानिंग, एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, रोड कितने बनेंगे, ये सब उसमें लिखा होता है, किसमें? गवर्नमेंट बजट में। और आप भूलना नहीं कि सारी एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड है, सब पैसे से रिलेटेड है। सरकार या हम भी अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं जनरली सब कुछ पैसे से रिलेटेड है, ठीक ना। चलो, सो बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स। देखो क्या लिखा है, बजट क्या होता है? बजट क्या है? एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स। बजट हमें बताता है कि कितना इनकम होने वाला है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बजट का मतलब ये होता है आने वाले साल में हम क्या क्या करेंगे, यानी जो साल अभी तक आया नहीं है, ठीक ना, जो साल अभी तक आया नहीं उसकी प्लानिंग की जाती है। एकदम नॉर्मल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका घर है, राइट। घर में हर 2 दिन में 3 दिन में लोग बाजार जाते हैं, जनरली जाते हैं, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं होती, ठंडियों में ज़्यादा चलती हैं, गर्मियों में तो नहीं। तो हर 2 दिन में 3 दिन में इंसान 4 दिन में बाजार जाता है और 2-3 दिन का जो रेगुलर राशन है वो लेकर आता है। रेगुलर राशन इन द सेंस जो चावल गेहूँ में तो हम कर ही देते हैं, जो सब्जियां खासकर होती हैं जो डे टू डे हम यूज़ करते हैं, दूध हो गए, अंडे हो गए, ठीक है, और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हम प्लानिंग करके जाते हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा, खासकर मम्मी या आपके घर में पापा भी अगर बाजार जाते हैं तो उन्होंने भी प्लानिंग की होगी कि ये चीज़ खरीदनी है, पैसे इतने इतने हो रहे हैं, और उतने पैसे लेकर वो बाजार जाते हैं और वो चीज़ खरीद के आते हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी बाजार में पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, कभी कुछ सामान नहीं मिलता है तो कम खर्च होते हैं, राइट। लेकिन हम प्लानिंग करके जाते हैं, इसको बोलते हैं बजट। एक और एग्जांपल ले लो घर का ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा महीने भर का आता है, राइट। तो अगले महीने की प्लानिंग अभी कर लेते हैं कि अगला महीना में इतने पैसे आने वाले हैं, तो इतने में से इतना हम खर्च करेंगे, इतना बेटी के या बेटे के पढ़ाई के लिए रखेंगे, राइट। इवन शादी के लिए जो भी है अपने लोग सोचते हैं, या घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो लोग प्लानिंग करते हैं। ये क्या है? ये सब बजट है, ये सब बजट का हिस्सा है। उसी तरह गवर्नमेंट भी करती है। तो गवर्नमेंट जब बजट तैयार करती है साल भर के लिए, तो उसमें वो एक्सपेक्टेड यानी कि कितना पैसा आ सकता है, एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर। प्रपोज, देखो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट क्यों लिखा है? उम्मीद है इतना मिलेगा। प्रपोज का क्या है? इतना हम खर्च करना चाहते हैं, इसके लिए लिखा है प्रपोज्ड, यानी कितना सरकार चाहती है खर्च करना, राइट, ऑफ द गवर्नमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। कमिंग यानी आने वाले साल। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2022 और 23 चल रहा है, ठीक ना, क्योंकि अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है और मार्च 2023 में खत्म हो जाएगा।
तो जब 2023 खत्म होने वाला 2023 मार्च खत्म होने लगेगा, तो मार्च के पहले ही फरवरी के आसपास या फरवरी एंड में या मार्च की शुरुआत में बजट बनाया जाता है। तो बनाया जाएगा बजट 23 से 24 का, राइट। तो आने वाले साल का बजट बनता है। सीधी सी बात है, जो चीज चली गई, जो साल चला गया, उसका बजट तो बनेगा नहीं, करेक्ट। इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखो मैंने बताया कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, फाइनेंशियल ईयर यानी बिजनेस का ईयर, टैक्स पे करने का ईयर जो होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। एक कानून की धारा भी दी गई है, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 112 में दिया गया है इंडिया के कि हैज अ प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये बजट किस हिसाब से तैयार किया जाता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल पॉलिसी किसके अंडर में दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में दी गई है। लगभग दुनिया के सारे देश, जितने भी सभ्य देश हैं, अच्छे देश हैं, अच्छे में सभ्य देश हैं जो व्यवस्थित चलते हैं सही से, उन सारे देशों में नियम कानून से चीज़ें चलती हैं, उसमें से इंडिया भी एक है। तो इंडिया में आज सरकार या जो भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस सब के लिए कानून है, नियम है, नीति है, और उसके हिसाब से होता है। तो गवर्नमेंट हर साल बजट पेश करती है, इसका भी कानून है, और ये बजट किस आर्टिकल के थ्रू पेश करती है, आर्टिकल 112 के, यानी संविधान को फॉलो किया जाता है। हमारे देश में सबसे जो सर्वोच्च डॉक्यूमेंट है जिसको नकारा नहीं जा सकता, वो संविधान है। और संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 112 के तहत चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार को बजट पेश करना ही करना है। तो सरकार बाध्य है बजट बनाने के लिए, और वो हर साल बनाएगी। ऐसा नहीं कि अरे इस साल मूड नहीं है हमारा बजट बनाने का, ऐसा नहीं चलेगा। देश बहुत बड़ा है हमारा, लोग बहुत ज़्यादा हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। तो आर्टिकल 112 में नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके तहत ही बजट बनाया जाता है। इन एवरी बजट अ सेट ऑफ 7 बजट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि भाई जब बजट तैयार करते हैं तो 7 डॉक्यूमेंट वाला बजट स्टार्ट होता है, 7 डॉक्यूमेंट वाला, और उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। चलो आगे चलते हैं। द वर्ड बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, तो बजट जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है, बॉगेट या बुगेट, ऐसा भी नाम इसको कहा जाता है, जो भी आप बुला सकते हो, विच मीन्स अ बैग। ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है बुगेट या बॉगेट, जिसका मतलब है बैग या कोई वॉलेट, पर्स होता है, राइट। कंटेनिंग, कैसा पर्स, जिसके अंदर फाइनेंशियल प्रोपोजल हो, यानी जिसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग हो। किस चीज़ की फाइनेंशियल प्लानिंग, इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। जो बॉगेट, ये जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड, इससे ही बजट लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, कोई बैग या वॉलेट जिसके अंदर फाइनेंशियल प्रपोजल है। और वो फाइनेंशियल प्रपोजल क्या होता है, सरकार कैसे खर्चा करने वाली है, सरकार कैसे टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू पैसे लेने वाली है, ठीक है। द टर्म बजट इज नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भाई जो बजट वर्ड है ये संविधान में नहीं लिखा है, संविधान में लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, देखो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एनुअल मतलब हर साल, फाइनेंशियल यानी पैसों का लेन देन का हिसाब किताब, स्टेटमेंट यानी हिसाब किताब, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट उस हिसाब से प्रिपेयर करती है। चलो आगे चलते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। सो सेंट्रल बजट, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार जो बजट तैयार करती है, उसमें लिखा है 2 तरीके से डिवाइडेड है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू समझते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कह रही है जो रेवेन्यू बजट लिखा है ना, इसके अंदर सरकार जो है रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिसाइड कर, मतलब वही प्लानिंग करती है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्सेस और नॉन टैक्सेस। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो सरकार को पैसे आएंगे, रिसिप्ट मतलब आना, रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है। जो पैसे आएंगे तो एक तो टैक्स के थ्रू आते हैं और एक नॉन टैक्स के थ्रू। हम लोगों ने पढ़ा नॉन टैक्स में उन्होंने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा, नॉन टैक्स भी हम लोगों ने पढ़ा, फाइन्स, पेनल्टीज, राइट, ग्रांट्स, लोन्स, बहुत सारे पैसे हम लोगों ने पढ़े।
द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, सब्सिडीज एंड ग्रांट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बताया जा रहा है, जो सरकार उधार ली है उसके ऊपर ब्याज देती है, तो जो ब्याज का पैसा है वो सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब मैंने बात को बताया था, सरकार जो छूट देती है बहुत सारी चीज़ों पे, बिजनेस पे देती है, खाने पीने पे देती है, गरीबों को देती है, राइट। एंड बहुत सारे ग्रांट दिए जाते हैं। ग्रांट मतलब सरकार सहयोग करती है, जैसे बहुत सारे स्कूलों को सरकार सहयोग करती है। स्कूलों में जो नियम और कानून के हिसाब से चलना चाहिए, अगर वो स्कूल चल रहा है वैसा, तो सरकार पैसों में हेल्प करती है। कहने का मतलब ये, ग्रांट का मतलब पैसों में हेल्प करती है। तो ये क्या है, एक्सपेंस ही है ना सरकार का। तो रेवेन्यू बजट में हमने क्या समझा, रेवेन्यू बजट किसका मिला जुला रूप है, रेवेन्यू रिसिप्ट का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स और नॉन टैक्स आ गए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग्स आ गया, सब्सिडी आ गया और ग्रांट आ गया। कैपिटल बजट नेक्स्ट। द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट एंड आर द गवर्नमेंट लोन रेज फ्रॉम द पब्लिक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, कैपिटल बजट में हो क्या रहा है कि जैसे एक एग्जांपल लिखा है कि कैपिटल रिसीव्स आर द गवर्नमेंट लोन्स रेज फ्रॉम द पब्लिक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें भी पैसे आ रहे हैं, ध्यान है ना। चलो मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ फिर बताता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी लिखा था, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब पैसे आना, और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब भी यहाँ पे भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। ये जो पैसे आ रहे हैं ये टैक्स के थ्रू आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट का ही पैसा है, मतलब गवर्नमेंट का हक है उसके ऊपर। कैपिटल रिसिप्ट जो हो रहा है वो गवर्नमेंट लोन ले रही है, लोन के थ्रू पैसे आ रहे हैं जो कि कर्ज है, यानी गवर्नमेंट को वापस करना होगा। इसके लिए इसको कैपिटल अमाउंट कहा जाता है। तो जब कैपिटल रिसिप्ट होता है तो लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, लायबिलिटी। सरकार पे कर्ज बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई उस पैसे को लौटाने की, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकार अपने बहुत सारे एसेट्स बेच देती है। सरकार के जो खुद के इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी सरकार ने कोई बिजनेस खोल के रखा है तो वो बिजनेस बेच दिया। जैसे एयर इंडिया सरकार ने बेच दिया वापस से टाटा को, आई होप आपको पता होगा, राइट। लोन्स रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज, स्टेट डिपॉजिट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। बाहर देशों से एक्सटर्नल डेब्ट हो गया। तो ये सारी चीजें क्या आ गई कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है। कैपिटल पेमेंट क्या है, कैपिटल पेमेंट रिफर्स टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और कैपिटल पेमेंट क्या है कि पैसे का कन्वर्जन जो है वो किसी असेट्स में हो रहा है, यानी इस सिचुएशन में असेट्स बढ़ता है। जैसे ब्रिजेस बना दिए, रेलवे पटरी बिछा दी, तो पैसा जो था वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया है। पैसा जो था वो किसी और चीज में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, या केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य सरकारों को लोन दे दिया, गवर्नमेंट कंपनियों को दे दिया, राइट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कैपिटल का मतलब होता है सरकार जब खर्च करती है तो कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है। जबकि इसके पहले जब उन्होंने रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा था, हम लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इससे कुछ बन रहा है क्या, नहीं, सिर्फ भर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा फर्क है, इसको समझना। कैपिटल का मतलब होता है वहां पे कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, इसे समझ लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, टाइप्स ऑफ बजट। ये और इसे थोड़ा सरसरी निगाहों से देखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो द बजटरी प्रोविजन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू नीड टू बी एट डिफरेंट लेवल एट पर चेंजिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। कह रहे हैं भाई जो बजट तैयार होते हैं, जो बजट बनाए जाते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के 3 टाइप के बजट होते हैं, यानी 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं। तीनों नहीं होते, कोई ना कोई एक ही होगा, लेकिन तीनों पढ़ेंगे हम। क्या है, पहला है बैलेंस बजट, दूसरा है सरप्लस बजट और तीसरा है डिफिसिट, ठीक है। बैलेंस का मतलब इक्वल होता है, सरप्लस का मतलब प्लस में और डिफिसिट का मतलब माइनस में।
डिफिसिट मतलब लॉस होता है, सरप्लस यानी प्रॉफिट होता है, अगर आप और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो। क्या है बैलेंस बजट? गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड यानी कि जो अंदाजा है कि भाई इतना पैसा आएगा, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल, यानी कि सरकार ने बजट बनाना स्टार्ट किया। बजट में हम क्या करते हैं, कितने पैसे आएंगे ये तय करते हैं, और उन पैसे को कहाँ खर्चा करना है ये तय करते हैं। सरकार ने पहले देखा कितने पैसे आएंगे, सरकार ने देखा कितने पैसे आएंगे, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सरकार ने देखा कि हाँ 1000 करोड़ रुपए आएंगे। सरकार ने क्या किया, उतना पूरा पैसा खर्च करने का भी प्लान बना दिया, बचाया कुछ भी नहीं। उन्होंने देखा कि 1000 करोड़ रुपए आ सकते हैं इस तरह से, तो उन्होंने खर्चा करने का प्लान भी कैसे कर लिया, 1000 करोड़ का, यानी उन्होंने खर्चे भी अपने बना लिए 1000 करोड़ के। हाँ भाई इतना रेलवे ट्रैक बिछा लेंगे, इतना स्कूल बना देंगे, इतना हॉस्पिटल बना देंगे, 1000 करोड़ खत्म। तो जब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की दोनों ही इक्वल बनाई जाती है तो उसे कहते हैं बैलेंस बजट, यानी न सरकार ने मतलब कुछ नहीं बचा, जितना सरकार को पैसा मिला है टैक्स नॉन टैक्स जिससे भी पैसे आते हैं वो सारा सरकार ने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो बोलते हैं बैलेंस बजट। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट वॉज एडवोकेटेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक एडम स्मिथ, राइट? इट वाज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल in its effect on the working of the economy and hence they are regarded as is the best। तो इस बजट का जो है इकोनॉमी पे न्यूट्रल फर्क पड़ता है, न्यूट्रल फर्क पड़ता है। न्यूट्रल का मतलब है न इकोनॉमी बढ़ती है और न इकोनॉमी घटती है, इकोनॉमी जैसे पिछले साल थी वैसे की वैसी ही है। सीधी सी बात है ना यार, आप अपने घर के बारे में भी सोच सकते हो। घर में महीने में आए 20,000 रुपये और 20,000 पूरे खर्च कर दिए, तो यानी आप एक महीने पहले जहाँ थे अभी भी वही हो ना, सिंपल वही बात लिखी है। जितना पैसा आया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उतना ही, यानी जितना पैसा आएगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उतना ही खर्चा करने का भी प्लानिंग कर लिया, तो जितना आया उतना चला गया, जीरो बचा। ठीक ना, तो इकोनॉमी कहाँ रहेगी, अर्थव्यवस्था कहाँ होगी, वहीं कहीं होगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। चलो आई होप समझ गए। सरप्लस बजट, government budget is said to be surplus when estimated government receipts are more than the estimated government expenditure, correct? सरप्लस यानी मैंने पहले ही कहा प्रॉफिट जैसा माहौल। यहाँ सरप्लस वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। यही जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के लिए, इसलिए प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते, वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं सरप्लस। So government budget is said to be surplus when estimated government receipts are more than the estimated, यानी गवर्नमेंट का जो इनकम है वो ज़्यादा होगा गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर में। इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल लिया था मैंने कि सरकार 1000 करोड़ रुपए सरकार को आने वाले हैं, कि सरकार ने पूरा प्लानिंग किया तो पता चला कि टैक्स और नॉन टैक्स से सरकार को इतने पैसे आएंगे। सरकार ने क्या किया, इसमें से बस 500 करोड़ ही खर्च करने का प्लान बनाया कि इस साल हम इतना इतना ही खर्च करेंगे, यानी 500 करोड़ रुपए बचा लेंगे। तो जब 500 करोड़ रुपए बच रहे हैं इनकम में से, खर्चा माइनस से बच रहा है, इसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट, यानी बजट ऐसा बनाया है जिसमें सरकार के पास पैसे बचने वाले हैं, सारे के सारे खर्च नहीं होंगे। और सरप्लस प्लस में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। कह रहे हैं कि सरप्लस बजट कब बनाया जाता है, जब इन्फ्लेशन का सीजन चल रहा हो, यानी उस साल इन्फ्लेशन हो या पिछले साल इन्फ्लेशन रहा हो। महंगाई, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, यानी कि रुपए की कीमत जहाँ गिर रही हो, ये भी कह सकते हो आप। जब पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो सरकार क्या बनाती है, सरप्लस बजट बनाती है, या इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दौर चल रहा है तो भी। ठीक है, और ये सरप्लस बजट कैसे कैसे हो पाता है, यहाँ लिखा है देखो रीजन। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस विच वुड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा कब आएगा, सही बात है ना, सरकार जब टैक्स बना लेगी। देखो दो तरीका है, मैंने एक ही बताया ना, एक और तरीका है, कहाँ गया मैंने नीचे, हाँ मैंने ये बताया कि भाई 1000 रुपये आएंगे ऐसी नजर आ रही है प्लानिंग करते वक्त, और उसमें से 500 खर्च कर रहे हैं, ये भी सरप्लस हुआ। एक और चीज़ है,
उन्होंने खर्चे का प्लानिंग किया 1000 करोड़ करने का। पिछले साल जो है 1000 करोड़ ही आए थे और 1000 करोड़ पूरा खर्च कर दिए थे। इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया, खर्चा तो नहीं रखा लेकिन अपनी इनकम बढ़ा ली। इनकम कैसे बढ़ा दी, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। अब जब सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो सरकार को 1500 करोड़ मिल गए इस साल, और सरकार ने 1000 करोड़ का प्लानिंग किया खर्चा करने का, तो ये भी सरप्लस है। यानी यहाँ पे मैंने दो तरीका बता दिया, अपना खर्चा कम कर दो तो भी सरप्लस है, या अपनी इनकम बढ़ा दो तो भी सरप्लस है। दोनों सूरत में पैसे बच रहे हैं, जब पैसे बच रहे होते वो सरप्लस होता है। यहाँ पे यही बात लिखी है कि भाई सरकार एक्सपेंडिचर कम करके कर सकती है एक, और एक दूसरा सरप्लस बजट कैसा बना सकती है, टैक्सेस बढ़ाकर, जिससे क्या होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और लोगों की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट में जो लोग होंगे उनकी परचेसिंग पावर क्या गिरेगी। कैसे गिरेगी, महंगाई हो गई ना भाई। वही तो लिखा था आगे कि ये बजट कब तैयार किया जाता है, महंगाई के दौर में। जब 100 रुपये कोई चीज़ है और गवर्नमेंट टैक्स लगा के 150 कर दिया, जब 100 की थी तो मैं 2 खरीदता था, अब 150 की तो मैं 1 ही खरीदूंगा, यानी परचेसिंग पावर क्या हो गई, गिर गई, कम हो गई, राइट। और इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल लीडिंग टू डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस लेवल। और इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो कम हो जाएगा। लोग जहाँ 2 खरीद रहे थे वहाँ 1 ही खरीदेंगे, जिससे जनरल प्राइस लेवल यानी जो महंगाई है वो नीचे आएगी। ये भी एक कारण है। द इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैन बी कंट्रोल, और इससे महंगाई क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा कह रहा है। However, a surplus budget should not be used in the situation other than inflation. It may lead to unemployment and low level of output in economy. कह रहे भाई जब महंगाई का समय चल रहा हो तो ही इस बजट काम आएगा, सरप्लस बजट। अगर महंगाई के अलावा किसी सिचुएशन में अगर इस बजट को पास करते हैं तो वहाँ पे बेरोजगारी और हमारे अर्थव्यवस्था के नीचे आने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, चलो लास्ट है डेफिसिट, इसे भी समझ लेते हैं। So government budget is said to be deficit when anticipated government receipts are less than the anticipated government expenditure estimated. That is, anticipated government receipts is equal to is less than estimated expenditure. यहाँ ठीक उल्टा है भाई, खर्चा ज़्यादा कर दिया और इनकम कम। इनकम कम मतलब रेवेन्यू कम हो गई, खर्चा बहुत बना दिया। बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे कि इनकम है 1000 करोड़ ही तो सरकार खर्चा करने का प्लान बना दिए 1500 करोड़ का, तो आपके मन में आएगा सर 500 करोड़ कहाँ से आएंगे। बाकी समय तो समझ में आ रहा था कि 1000 करोड़ आया और 1000 करोड़ खर्च कर दिया तो बैलेंस बजट हो गया। दूसरे वाले में भी समझ में आया कि भाई 1000 करोड़ पैसे आए और 500 करोड़ खर्च कर दिए तो सरप्लस हो गया, या उल्टा कर दिया 1500 करोड़ इनकम कर दिए और 1000 करोड़ खर्च कर दिया। लेकिन इसमें पैसे ही कितने हैं, 1000 करोड़ हैं और खर्चा 1500 करोड़ कैसे करेंगे। जैसे कि ये तो वही बात हो गई कि इंसान की जेब में 10 रुपया है, 10 रुपये कमा रहा है और 15 रुपये खर्च कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। एक आम इंसान ही नहीं कर सकता लेकिन सरकार कर सकती है। सरकार क्या करेगी पता है, जब भी सरकार डिफिसिट बजट बनाती है तो जितना पैसा कम पड़ता है, जैसे यहाँ पे 1000 करोड़ ही मिलने वाले सरकार को, लेकिन खर्चे का प्लान कितना किया है 1500 करोड़ का, तो जो 500 करोड़ की कमी नजर आ रही है इसका सरकार नोट छापती है, नोट प्रिंट करेगी। क्या करेगी सरकार, नोट प्रिंट करके तो बढ़ेगा ना पैसा। सरकार के पास वो अथॉरिटी है, सरकार वो काम करती है। जब भी डिफिसिट बजट बनाया जाता है तो सरकार नोट प्रिंट करती है अपने उस बैलेंस को कवर करने के लिए। उतना ही नोट प्रिंट करते जितना कम है, एक्स्ट्रा नहीं। 500 करोड़ का घाटे में बजट बना है तो 500 करोड़ ही प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप समझ गए, राइट। और डिफिसिट बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, जब मार्केट में पैसा ही नहीं होता है, रिसेशन चल रहा है मार्केट में, डिप्रेशन का मतलब क्या, रिसेशन चल रहा है, लोग खरीद रहे नहीं रहे, बेच नहीं रहे, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कहने का मतलब यही है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार डिफिसिट बजट बनाती है, यानी सरकार ज़्यादा खर्चा करती है ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसे जाएं, ज़्यादा डेवलपमेंट हो, लोगों को नौकरी मिले। देखो डिप्रेशन का कारण क्या क्या होता है, रीज़न क्या है, कारण नहीं, रीज़न की, तो रीज़न क्या है, लोगों के पास पैसे नहीं है। सबसे मेन डिप्रेशन मतलब यही होता है, डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, लोगों के पास मनी नहीं है। मनी नहीं होने के कारण मेन कारण क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं।
ठीक ना। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट भी कम होता है बाजार में, मतलब लगभग सारी चीज़ें डाउन होती है। डिप्रेशन का मतलब ये होता है सब कुछ डाउन। तो सरकार क्या करती है, अपनी तरफ से पैसे खर्च करती है, अपनी तरफ से पैसे खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, बहुत सारे बिजनेसों को छूट देती है अपनी तरफ से, यानी सब्सिडी देती है, अपनी तरफ से जेब से पैसे लगाती है बिजनेसों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सीधी सी बात है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और इसे करके सर्कल जो है वो वापस से ठीक हो जाता है। ठीक है। In the period of depression, all economic activities are the lower level, which result in unemployment. This can be checked by the increasing government expenditure. वही लिखा है ना कि जब डिप्रेशन है तो क्या होता है, लो लेवल पे चला जाता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसको सही से करने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय बोरोइंग मनी थ्रू डिफिसिट फाइनेंसिंग, राइट। दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच वुड इंकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट। वही बात मैंने जो बताई कि भाई जैसे ही डिफिसिट बजट बनाकर सरकार एक्स्ट्रा खर्चा करती है अपनी तरफ से, तो क्या हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लगते हैं, डिमांड बढ़ने लगेंगे तो सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इन मॉडर्न टाइम डिफिसिट बजट इज मोस्ट कॉमनली इंप्लीमेंटेड बाय द एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी गवर्नमेंट कह रहे भाई आज की डेट में, क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, जैसे इंडिया है डेवलपिंग नेशन है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट। लोगों के पास पैसे नहीं है, देखो महंगाई होने का एक और कारण होता है लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उस टाइम में महंगाई लगती है, ठीक ना। जैसे बचपन में 10 रुपये मिलते थे तो बहुत पैसे लगते थे, आज 1000 100 200 सॉरी 100 200 बोलो 1000 2000 10,000 1,00,000 रुपए भी होते हैं तो भी लोगों को लगता है कि कम है, क्योंकि लिटरली कम है, ठीक ना। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव कंसिस्टेंटली रिसोर्ट टू डिफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो लिखा भी है, इंडिया जैसी कंट्री क्या कर रही है, कंटिन्यूसली डिफिसिट बजट बना रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में लगाया जा सके सरकार के द्वारा, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करे अपनी तरफ से, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, हेल्थ बेहतर हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, राइट। एनर्जी बढ़े, एनर्जी देखो एनर्जीज को लेके कितने सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। चलो लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। तो यूनियन बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट पीपल एंड इकोनॉमी इन अ जनरल इन अ नंबर ऑफ वेज। तो भाई यूनियन बजट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनियन बजट जो है पूरे देश के लिए बनाया जाता है। यूनियन मतलब केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है फरवरी मार्च में, वो पूरे देश के लिए बनाया जाता है, हर राज्य के लिए बनाया जाता है, हर तरह के डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, एजुकेशन से लेकर प्रोडक्शन हर तरह की चीज़ों के लिए किया जाता है, राइट। टैक्सेस आर द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट। यस, टैक्सेस आर द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट। जो टैक्स है, कर, टैक्सेस डिटरमाइन द फैट ऑफ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। टैक्सेस से हमें समझ में आता है कि हमारे देश में बिजनेस का लेवल कैसा है और इंडिविजुअल लोगों के इनकम का लेवल कैसा है, क्योंकि जो टैक्सेस आते हैं हम उससे समझ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे देश में बिजनेस से कितने पैसे आ रहे हैं और टैक्सेस आ रहे हैं, और इंडिविजुअल यानी कि सिंगल लोगों से कितने इनकम आ रही है, जो सैलरीड पर्सन है उनके से कितनी इनकम आ रही है, टैक्सेस आ रही है, तो उनकी इनकम कितनी हो रही है और बिजनेस की इनकम कितनी हो रही है ये हम पता कर सकते हैं। द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर डिपेंडिंग ऑन द टैक्स रेट्स प्रेजेंटेड इन द बजट। डिस्पोजेबल इनकम ये आपने सुना होगा, फिर भी बता देता हूँ, ये वो पैसा होता है जो लोगों ने साइड में सेविंग के लिए रखा होता है। जैसे मैंने 5 लाख रुपए कमाए, ठीक ना, और इसमें से 1 लाख गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट इस 1 लाख से पता कर लेगी कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, तो मेरे पास 4 लाख बचे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इससे ये भी समझ में आता है बजट से कि लोगों के पास कितने डिस्पोजेबल मतलब होता है अभी 4 लाख में कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो जिस वही 4 लाख पे सिर्फ मेरा हक है, 5 लाख में 1 लाख सरकार का था, मैंने टैक्स दे दिया, लेकिन इस 4 लाख पे मेरा हक है, इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, यानी इसका मैं इस्तेमाल कहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स सच एज डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा आर अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द सिटीजन एंड ओवरऑल इकोनॉमी। यस, जब बजट पेश होता है तो इन सारी चीज़ों पे बातें होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना होगा, एजुकेशन पे कितना होगा, हेल्थ पे कितना होगा, और इससे हमारे देश में रहने वाले सारे, क्योंकि इसका फायदा सारे सिटीजन्स लेते हैं ना, सारे नागरिक लेते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है इन सब चीज़ों से।
एंड बजट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, एक मिनट, तो नीचे है क्या, नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट यूज इट्स एज अ मीडियम फॉर इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द कंट्री। यस, बजट इसलिए भी जरूरी है कि सरकार इसी के माध्यम से जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, टैक्स की पॉलिसीज हैं, राइट, ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब सर्विस पॉलिसीज हैं, बैंकिंग पॉलिसीज हैं, ठीक ना, लाइसेंस पॉलिसीज हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की पॉलिसीज हैं सरकार इन्हीं के थ्रू क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो बजट में ही बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, जनरली टैक्सेस जो अप डाउन होते हैं ना, इन्हीं सब चीज़ों में होते हैं, ठीक है। बजटरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट प्रोडक्शन, तो जैसा बजट निकलता है ना उसी हिसाब से देश में प्रोडक्शन, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री डिसाइड होता है। आप लोग शायद अभी 11th में 12th में हो, 11th 12th में जनरली ये होता है कि हम ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाते, लेकिन आप जब थोड़े और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया भर के जो बिजनेसमैन हैं वो हर देश के बजट पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि बजट में टैक्सेस जो होते हैं ना मेन पॉइंट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, इन लोग भी बजट पे बहुत ध्यान रखते हैं। फरवरी मार्च में जब बजट पेश किया जाता है तो पूरे बजट को पढ़ते हैं अच्छे से, वो लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ों पर टैक्सेस डिसाइड हुए हैं, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हमारे बिजनेस पे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, सारी चीज़ें चेक होती है। यहाँ तक कि आज के डेट में आम आदमी भी बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, तो वो भी देखता है, समझता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने पे ज़्यादा उसको सही रहेगा, कोई और गुड्स घर बनाने के लिए लैंड खरीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, फ्लैट खरीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी, राइट, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो वही लिखा है कि बजटरी एक्शन, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, प्लानिंग करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो ये अफेक्ट करता है प्रोडक्शन पे, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि जैसे बिजनेस में कोई इम्प्लॉय काम 10,000 इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो बिजनेस वाले सोचते हैं, समझते हैं कि आगे चल के हम 10,000 इम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। Thus, the scope and importance of public finance in the modern economy has undergone an immense change since last 100 years. पिछले 100 सालों में हम अगर देखें तो भाई बजट ऑफ पब्लिक फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बदला है। हम लोग अल्टीमेटली पढ़ क्या रहे, पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में हमने क्या समझा, कोई इनकम, एक्सपेंडिचर और उससे रिलेटेड मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, या किसी भी सरकार में रेवेन्यू, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे खर्चा, इनका तरीका क्या है, उनका वे क्या है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, सिस्टम क्या है, हमने यही देखा इस चैप्टर में। और पिछले 100 सालों में बहुत तेजी से चेंज हुआ है। जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि जो सरकार थी वो पहले लेजेस फेयर पॉलिसी अपनाती थी, यानी वो सिर्फ डिफेंस में, हमने ये पढ़ा था ऑब्लिगेटरी फंक्शन, तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन तक ही वो थी, डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करती थी खाली। लेकिन आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं, सरकार और भी नीचे स्तर पे आकर छोटे छोटे तबके तक के लोगों को भी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला चैप्टर है हमारा, कौन सा है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ठीक है। सो इसमें हम लोग थोड़ा बैंकिंग वगैरह के बारे में खासकर आई थिंक जहाँ तक मुझे समझ में आता है हम पढ़ने वाले हैं, बैंक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ठीक है, या शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा वो समझेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।